हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हमने कल पढ़ा था कि जिसमें हम अपनी ह्यूमन लाइफ का इंश्योरेंस करा लेते हैं और जिसमें सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों ही एलिमेंट्स होते हैं और उसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता है कि क्योंकि हम एक्चुअल लॉस को मेज़र नहीं कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा फायर इंश्योरेंस के बारे में कि फायर आपको पता ही इसका कि फायर का मतलब आग होता है। तो कुछ सामान हमारा ऐसा भी हो सकता है कि जो आग से जल जाए, तो वो भी एक तरह से हमारा एक रिस्क है। नेचुरल रिस्क भी काउंट हो सकता है, ह्यूमन रिस्क भी उसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन की गलती की वजह से भी हमारे सामान में आग लग सकती है। जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, सामान जल गया, तो उस केस में फायर इंश्योरेंस कराया जाता है। मीनिंग क्या है फायर इंश्योरेंस का? एक ऐसा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी फिक्स प्रीमियम के रिटर्न में या एक्सचेंज में प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड को कि वो कंपनसेट करेगी जो भी उसका लॉस होगा, लेकिन आग के जलने की वजह से एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम से पहले। मतलब कि अगर वो 10 साल का इंश्योरेंस करा रही है, कोई इंश्योर करा रहा है, मतलब कि जैसे मैं हूँ 10 साल तक का इंश्योरेंस करा रहा हूँ कि 10 साल तक अगर मेरा सामान जल गया तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे वो अमाउंट पे करेगी। मोस्ट लाइकली ये जो फायर इंश्योरेंस होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल तक का यही होता है। 10 साल का तो कोई चांस होता नहीं है। हर 1 साल में या तो दोबारा इंश्योरेंस करा सकते हैं, फिर उसे रिन्यू करा सकते हैं। मतलब कि 1 साल का ही मैक्सिमम इंश्योरेंस जो पीरियड रहता है वो रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आगे नेचर ऑफ फायर इंश्योरेंस की। नेचर क्या है फायर इंश्योरेंस का? फर्स्ट पॉइंट है इसमें रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। अब जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है बिजनेस स्टडीज़ में, कोई भी प्रैक्टिकल में, बिजनेस में अगर हम देखा जाए तो वह रिटर्न होता है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं होता है क्योंकि वो वैलिड नहीं रहेगा, लीगल प्रूफ उससे कोई नहीं होता है। लीगल प्रूफ बनाने के लिए उसे रिटर्न फॉर्म में बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि एक एविडेंस बनाया जा सके कि उसको अगर कोई कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो कोर्ट में एक तरह से एक एविडेंस प्रूफ किया जा सके। फिर नेक्स्ट है 2 पार्टीज़। जैसे किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज़ होती ही हैं, जिसको हम इंश्योर्ड और इंश्योरर बोलते हैं। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है। फिर थर्ड है रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इज़ नॉट नेसेसरी। ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि इसमें जनरल इंश्योरेंस में सिक्योरिटी का एलिमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट नहीं होता है। तो उस केस में इसमें क्या मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट नहीं होता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता था कि अगर आप चाहे मर रहे हैं तो भी पैसा मिलेगा, अगर नहीं मर रहे हैं और सर्टेन एज अचीव कर रहे हैं तो भी पैसा मिलेगा। तो लेकिन ये एलिमेंट जो है फायर इंश्योरेंस में नहीं होता है। जो रिपेमेंट होती है सम एश्योर्ड की, अगर मैंने 10 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली है तो मुझे 10 करोड़ मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अगर मेरा लॉस होगा तो ही सिर्फ मुझे पैसा मिलेगा, तो ही मुझे कंपनसेशन मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। नहीं, अगर मुझे कोई लॉस नहीं होता है तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी पे नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि फायर इंश्योरेंस के केस में मैक्सिमम जो पीरियड है वो 1 साल तक का ही हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। और जो प्रीमियम है लमसम में पे किया जाता है। एक 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इंस्टॉलमेंट्स या SIP हम उसको बोल सकते हैं, एक दूसरी चीज़ होती है लमसम। लमसम वर्ड का मतलब होता है कि सारा जो पैसा पे करना है हमने एक ही बारी में हम पे कर देते हैं लमसम में। क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस में नॉर्मली क्या होता है, हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है इंटरवल्स में, रेगुलर इंटरवल्स पे। लेकिन ये इंश्योरेंस ही 1 साल का होता है, तो उस केस में सारा जो पैसा प्रीमियम का होता है वो एक ही बारी में दे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा एक्चुअल लॉस हुआ है वो हमें कंपनसेट होगा, ना कि वो अमाउंट हमें मिलेगा जो उसकी एक्चुअल वर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फॉर एग्जांपल हमारी प्रॉपर्टी है 50,000 रुपये की है, हमने अपनी जो दुकान है वो 50,000 रुपये की इंश्योरेंस कराया है उसका, और फायर जो हुई है उससे जो हमारा लॉस है वो 30,000 रुपये का हुआ है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ हमें 30,000 का ही पे करेगी। अगर वो 70,000 का पे लॉस होता है तो हमें 50,000 पे करेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हमें क्या कहता है, या तो सम एश्योर्ड या फिर जो एक्चुअल लॉस है, दोनों में से जो हमारा कम अमाउंट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी में पे करेगी। तो इंडेमनिटी का एक तरह से मतलब ये है कि जो भी हमारा एक्चुअल लॉस हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करती है। अगर किसी केस में जो हमारा एक्चुअल लॉस है वो सम एश्योर्ड से ज़्यादा है तो उस केस में सम एश्योर्ड जो होगा वो ही कंपनी में पे करेगी, उससे ज़्यादा नहीं पे करेगी। फिर नेक्स्ट है ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। जैसे बता ही चुका हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस में दोनों एलिमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी, सिक्योरिटी का भी। लेकिन फायर इंश्योरेंस में सिर्फ सिक्योरिटी का एलिमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का कोई एलिमेंट नहीं होता है। क्योंकि अगर आपका सामान अगर नहीं जला और नहीं कोई लॉस होता है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट का कोई पॉइंट इसमें बनता नहीं है। फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वर्ड इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में दोनों एलिमेंट से इंश्योरेंस तो था ही,
एक वर्ड था एश्योरेंस, कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, श्योरिटी होती है। लेकिन इसमें एक इंश्योरेंस वर्ड यूज़ किया गया है, एश्योरेंस वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। इसका मतलब कि आपको सिर्फ पैसा तभी मिलेगा जब आपका कोई लॉस होता है एक्चुअल में। तो अगर एश्योरेंस का मतलब होता है कि चाहे आपका लॉस ना भी हो तो भी पैसा मिल जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट सरेंडर वैल्यू। अगर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है मैच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले कैंसिल कर दी जाती है तो उसके बाद में आपको इंश्योरेंस कंपनी कोई भी रिफंड नहीं देगी, कोई भी पैसा, एक भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जो होती है वो इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़ीरो हो जाएगी, कि आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि मैंने 1 जनवरी को इंश्योरेंस लिया है, 31 दिसंबर तक के लिए, 1 साल हो गया पूरा। अगर मैंने 1 अक्टूबर को वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी रीज़न की वजह से, मेरी तरफ से या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, अगर वो पॉलिसी कैंसिल हो जाती है और उसके बाद मेरा लॉस हो जाता है तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पॉलिसी कैंसिल हो चुकी है। फिर इसका लास्ट पॉइंट है नेचर का, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। अब पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इंश्योरेंस करने से पहले इंश्योर्ड का करेक्टर बहुत बारीकी से चेक करती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी किसी भी करेक्टरलेस पर्सन का इंश्योरेंस नहीं करती है। करेक्टरलेस का मतलब एक तरह से वो नहीं है जो हम जनरली लेते हैं। यहाँ पे करेक्टरलेस का एक तरह से मतलब होता है कि जो खुद का लॉस करना चाह रहा है जिससे कि उसे प्रॉफिट हो जाए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने टीवी खरीद लिया, या सॉरी कार खरीद ली मैंने, कार ली मैंने 4 लाख रुपए की, इंश्योरेंस करा लिया उसका 3 लाख रुपए का। 5-6 साल के बाद में उसका मैंने लॉस कर दिया, मतलब एकदम अपने मर्जी से मतलब ख़त्म कर दी उस कार को, जिससे मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, क्योंकि जिससे कि मुझे पैसा मिल जाए कुछ, क्योंकि वो कोई खरीद भी नहीं रहा है। तो वो उसे हम बोलते हैं करेक्टरलेस पर्सन बिजनेस की लैंग्वेज में, क्योंकि जो सिर्फ किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है और सिर्फ इससे प्रॉफिट कमाना है और उसे कुछ मतलब नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो इंश्योर्ड है, अगर वो करेक्टरलेस नहीं भी है तो भी उसे रोक लगा सकते हैं कि अगर अपनी प्रॉपर्टी वो किसी करेक्टरलेस पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है तो भी उसे पर रोक लगा सकती है। उसके हाथ में फ्रीडम नहीं है कि वो जब चाहे जिसके भी चाहे हाथ में अपनी कंपनी की, अपनी शॉप की पावर दे सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है बिना इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल के बिना। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे नेचर ऑफ द फायर इंश्योरेंस। अब इसका लास्ट पॉइंट टॉपिक रह जाता है फायर इंश्योरेंस के टाइप्स। 10 टाइप्स हैं इसके, छोटे छोटे ही हैं, बड़े थोड़े 1-2 बड़े भी हैं। टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़। पहला है इसमें एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी में क्या होता है कि एक तरह से एवरेज ली जाती है कि जो मेरा सम एश्योर्ड था और जो मेरा सम एश्योर्ड नहीं था, सम नॉट एश्योर्ड था, तो उस दोनों की हम रेशियो लेते हैं और उसी रेशियो में हम रिस्क कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जांपल से जल्दी क्लियर हो जाती हैं। एग्जांपल है इसमें, जैसे कि एक्चुअल वर्थ है मेरी 60,000 रुपये की और इंश्योरेंस कराया मैंने 40,000 रुपये का। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 40,000 का इंश्योरेंस लिया है अपनी प्रॉपर्टी में से और 20,000 का मैंने अपना रिस्क जो है अपने ऊपर ही डाल दिया है। तो रेशियो हो गई यहाँ पे 2:1 की। लॉस हुआ है यहाँ पे 30,000 रुपये का, मतलब कि एक तरह 60,000 की प्रॉपर्टी थी, 40,000 का मैंने इंश्योरेंस लिया है और लॉस हुआ 30,000 रुपये का। अगर आप एक बार सोचा जाए तो कि इसका मतलब तो यही बनता है 30,000 तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर उसने एवरेज पॉलिसी ले रखी है तो उसे 30,000 में से 20,000 रुपये ही मिलेंगे, उसे मिलेंगे 20,000 रुपये ही मिलेंगे, और जो 10,000 रुपये हैं उसे खुद से ही लगाने पड़ेंगे। ये क्यों लगाने पड़ेंगे? 30,000 का 2:1 बनता है, 20,000 एंड 10,000। तो एक तरह से एवरेज पॉलिसी का मतलब बनता है कि वो जो लॉस हुआ है वो दोनों में ही बटेगा, इंश्योर्ड में भी बटेगा और इंश्योरेंस कंपनी में भी बटेगा। मतलब कि 60,000 का कितना परसेंटेज इंश्योरेंस कंपनी से लोन उसने इंश्योरेंस ले रखा है, वो ही परसेंटेज सिर्फ वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी पूरे लॉस का, और बाकी जो परसेंटेज जो उसने खुद पे लिया है वो इंश्योर्ड को ही भरना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी में क्या होता है कि जो जिसकी वैल्यू होती है इनकरेंस के टाइम पे हम वैल्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ हमारी बुक्स हो सकती हैं, डायमंड्स हो सकते हैं, कुछ आर्ट आइटम्स हो सकते हैं, जैसे पेंटिंग्स हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया जिसको हम एक तरह से मेज़र नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो उस केस में जिस भी अमाउंट की हम पॉलिसी लेंगे, लॉस होने के केस में वो सारा का सारा पैसा हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पेंटिंग बनाई जिसकी वैल्यू हमारे हिसाब से 5 करोड़ रुपये है, लेकिन उसकी वैल्यू कोई मतलब कि ऐसा मीडियम नहीं है कि जिसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू कर सकें। जैसे बुक्स की वैल्यू कोई नहीं कर सकता है कि बुक्स के अंदर जो कंटेंट होता है उससे उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि आजकल आप जो बुक्स पढ़ते हैं वो कितने की होती है, 200, 300, 400, 500 रुपये की तक की होती है। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी भी हैं दुनिया में जो 25,000 US डॉलर्स की भी हैं। डिपेंड करता है कि वो किस टॉपिक पे है या क्या उनमें खास है। ऐसा कवर से कोई बुक नहीं बनती है, कंटेंट से बुक बनती है।
तो वैल्यूड पॉलिसी में क्या होता है, जिसकी वैल्यूएशन हम नहीं कर सकते हैं और उसका जो भी सम एश्योर्ड रहता है लॉस के केस में, वो सम एश्योर्ड जो होता है डिसाइड किया रहता है म्यूचुअली। म्यूचुअली का मतलब है दोनों की सहमति से। उसके बाद जो उसका वैल्यूएशन होता है, वो जो सम एश्योर्ड होता है लॉस के बाद में सारा का सारा पैसा उन्हें मिल जाएगा। और इस वैल्यूड पॉलिसी में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता है, कि जैसे कि इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जितना एक्चुअल लॉस होगा उतना ही क्लेम उनको मिल पाएगा, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन नहीं हो सकता है कि एक्चुअल लॉस हुआ कितना है। फिर नेक्स्ट है स्पेसिफाइड पॉलिसी। स्पेसिफाइड पॉलिसी के अंडर क्या होता है कि इंश्योर्ड जो है एक अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रहा है स्पेसिफाइड वैल्यू पे। अगर प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ही उसे पे करेगी, जो एवरेज होगा, एवरेज पे नहीं करेगी। मान लो कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैंने अपनी मेरी प्रॉपर्टी है 3 लाख रुपए की, या फिर इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एग्जांपल ले रखा है कि एक प्रॉपर्टी है 30,000 रुपये की, इंश्योरेंस कराया गया 20,000 रुपये का। अब आपके माइंड में एवरेज पॉलिसी वाला कंसेप्ट आ रहा होगा, लेकिन वो टाइप है, उस पर मेंशन होता है इंश्योरेंस पॉलिसी पे कि वो एवरेज पॉलिसी है, ये स्पेसिफाइड पॉलिसी है। तो इस केस में उसका लॉस हो रहा है 15,000 रुपये का। अगर ये एवरेज पॉलिसी होती तो रेशो बनती, इसमें 2:1 बन जाती, और 15,000 के लॉस के केस में यहाँ पे बनता 9,000 6,000, या सॉरी इसमें बनता 10,000 5,000, कि 10,000 इंश्योरेंस कंपनी देती है और 5,000 हमें लगाने पड़ते हैं। क्योंकि ये स्पेसिफाइड पॉलिसी है तो इसे 15 के 15,000 जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ही देगी, क्योंकि ये एक तरह से स्पेसिफाइड पॉलिसी है कि इसमें जितना भी लॉस होगा वो सारा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ही रिस्क आएगा, हमें कुछ पे नहीं करना है। चाहे हमारा रिस्क हो 2,000 रुपये का, तो चाहे हमने इंश्योरेंस पॉलिसी भी 5,000 की ली हो, तो भी सारा का सारा जो लॉस होगा वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी। फिर नेक्स्ट है ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है जब हमारा जो सामान है वो हम उसके साथ डेली छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। जैसे हमारा गोडाउन में कुछ सामान रखा है या कुछ हमारी शॉप पे सामान रखा है, हम उसे यूज़ भी कर रहे हैं या बेच रहे हैं, या फिर सामान एक्सचेंज भी हो रहा है। जैसे कि गोडाउन में क्या होता है कि जैसे ऐसा नहीं कि गोडाउन में जो सामान रखा ही है 1 साल तक बंद रहेगा गोडाउन, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें से सामान थोड़ा निकाल लिया, थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा रख दिया, तो उस केस में ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी बन जाती है कि पॉलिसी ली जाती है फिक्स वैल्यू पे, कुछ प्रीमियम पे करके एक फिक्स्ड वैल्यू पे। तो इसमें क्या होता है कि ओपन पॉलिसी में जो भी हमारा जो अमाउंट है, जैसे हमने एक गोडाउन में अपना 20 लाख रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, उसके साथ हम डेली चेंजेस कर रहे हैं। मतलब कि हमने 5,000 रुपये का या 5 लाख रुपए का सामान निकाल लिया, फिर 6 लाख रुपए का डाल दिया, फिर 7 लाख का निकाल लिया, फिर 10 लाख का डाल दिया। तो उस केस में पूरे साल के टाइम के पीरियड में हमारे गोडाउन में एक फिक्स अमाउंट का टाइम जो स्टॉक है वो नहीं रहता है, चेंज हो रहा है, हम उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन कर रहे हैं। तो उस केस में जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं उसके बदले में हमें एक फिक्स्ड वैल्यू का इंश्योरेंस हमें मिलता है। तो उसके बाद में जो भी कुछ हमारा लॉस हो रहा था, डैमेज हो रहा था फायर की वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें लॉस का जो कंपनसेशन होगा वो हमें पे करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि हमने इंश्योरेंस लिया है 20 लाख रुपये का, लेकिन इंश्योरेंस आग जब लगी थी हमारे गोडाउन में तो उसमें सिर्फ 2 लाख रुपये का सामान रखा हुआ था, तो हमें सिर्फ जो एक्चुअल लॉस होगा, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फॉलो किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, तो जो भी हमारा एक्चुअल लॉस होगा वो हमें मिल पाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में क्या होता है कि जो भी हमारा रिस्क है, जो भी हमारा लॉस हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, फायर की वजह से, थेफ्ट की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, तो वो सारा जो भी लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगी, जो भी हमारा लॉस होगा। अब वो जैसे अर्थक्वेक का मतलब भूकंप है, किसी भी वजह से हमारा रिस्क जो भी लॉस हो सकता है वो हमें कंपनी पे करेगी। फिर नेक्स्ट है एडिशनल रिस्क पॉलिसी और एक्सेस पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि जो जैसे मैंने भी बताया कि जो हमारा स्टॉक है गोडाउन में या शॉप पे भी चेंज होता रहता है, मतलब कि अमाउंट या क्वांटिटी वाइज चेंज होता रहता है, कभी भी फिक्स नहीं रहता कि भाई आज इतना है तो कल भी इतना ही रहेगा। हम उसमें वेरिएशन लेके आ रहे हैं कि आज शाम को अगर 7 लाख रुपए का स्टॉक रखा हुआ था, कल हमने 10 लाख रुपए का और डाल दिया, तो उस केस में इसमें 2 इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती हैं। एक होता है ओरिजिनल पॉलिसी, एक होती है एडिशनल पॉलिसी। 2 पॉलिसी इसमें ली जाती हैं। पहली पॉलिसी का मतलब क्या होता है इसमें कि मिनिमम जो स्टॉक है उसमें रखा जाएगा गोडाउन में। मिनिमम का मतलब है जैसे 5 लाख एक लिमिट रखती गई है, 5 लाख उसका मिनिमम स्टॉक उसमें गोडाउन में रखा जाएगा। फिर इफ़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो भी स्टॉक है हमारे पास वो एक प्रिस्क्राइब लिमिट से या मिनिमम लिमिट से ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। फर्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाई जाएगी ओरिजिनल रिस्क पॉलिसी, और सेकंड पॉलिसी कहलाई जाएगी एडिशनल रिस्क पॉलिसी। जो हमारा एडिशनल रिस्क हो उससे बढ़ गया है, क्योंकि अगर हमने इंश्योरेंस लिया 20 लाख रुपए का और हमने उसमें 40 लाख रुपए का सामान और डाल दिया है, तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा रिस्क जो हो गया वो तो 60 लाख रुपए का हो गया, लेकिन हमें कंपनसेशन मिलेगा क्योंकि हमने इंश्योरेंस ही 20 लाख रुपए का तक का ले रखा है। तो उस केस में डबल इंश्योरेंस हम नहीं कह सकते, इसमें एक
एक्सेस इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी, एडिशनल रिस्क पॉलिसी लेनी पड़ेगी, जिससे कि जो हमने एडिशनल सामान उसमें रखा है उसका भी इंश्योरेंस हम करा लें, जिससे कि उसको भी कोई रिस्क ना रहे उसका। फिर नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में क्या हो सकता है, एक स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो कि एक तरह से एक्चुअल डैमेज के लिए नहीं होती है, सिर्फ मतलब कि सिर्फ एक्चुअल डैमेज के लिए नहीं होती है। इसमें जो भी डैमेज है उसकी वजह से जो और कोई कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे हैं उसको कवर करने के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा गोडाउन में 2 करोड़ रुपए का स्टॉक रखा हुआ था और वो जल गया, उसका तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे कर ही देगी, जो भी समय शॉर्ट होगा, जो भी मेरा एक्चुअल लॉस होगा। लेकिन उसकी वजह से जो मेरी जो कंपनी थी उसकी जो सेल्स रुक गई, मान लीजिए 2-3 महीने के लिए या 4-5 महीने के लिए, जो भी मेरा बिजनेस वहीं पे स्टॉक हो गया, रुक गया, मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ आगे, तो वो उस टाइम पीरियड के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे हैं लॉस की वजह से, उसके लिए भी कंपनी मुझे पे कर रही है। एक बार इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ कहाँ से। हाँ, इफ फायर ब्रेक्स आउट इन गोडाउन एंड होल स्टॉक गेट्स डैमेज, गोडाउन में आग लग जाती है और मेरा सारा सामान जो है खराब हो जाता है, जल जाता है, तो बिजनेसमैन को सिर्फ गुड्स का ही लॉस नहीं होता है, उसको कई बार अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाता है कुछ सर्टेन पीरियड के लिए। तो ये पॉलिसी क्या है कि सिर्फ डैमेज स्टॉक के लिए ही कंपनसेट नहीं करती है, वो प्रॉमिस करती है कि जो लॉस हो रहा है उसका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पीरियड के लिए भी वो पे करती है। इसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। फिर 3 छोटे छोटे पॉइंट्स और रह गए, लास्ट के पॉइंट्स हैं। पहला है री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। री इंस्टेटमेंट का मतलब होता है कि कंपनी को दोबारा से स्टार्ट करने में जो भी खर्चा आता है, जैसे मैंने वो बताया कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, इसमें तो दोनों चीज़ें काउंट हो रही हैं, जो स्टॉक जला उसका भी और एक बिजनेस स्टार्ट करने में भी जो टाइम पीरियड लगा या जो भी खर्चा आया उसका भी। इसमें है इंश्योरेंस कंपनी वो अमाउंट पे करती है जो कि बिजनेस डैमेज प्रॉपर्टी को दोबारा से खड़ा करने के लिए जो खर्चा आता है। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उसको रिपेयर करने का जो भी खर्चा आता है वो इंश्योरेंस कंपनी में पे करती है, रिपेयरिंग का खर्चा। इसको आप री इंस्टेटमेंट से या रिपेयरिंग से, दोनों चीज़ों से एक तरह से याद भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी में हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स का, दोनों का कंबाइंड वे में। अब आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट क्या होती है। फिक्स्ड एसेट वो होती है जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है, मिनिमम 1 ईयर की, मतलब 1 ईयर से ज़्यादा के लॉन्ग टर्म के लिए जो एसेट्स होती हैं उन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और करंट एसेट्स वो होती हैं जो 1 साल से कम की होती है, जिन्हें हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे स्टॉक है, कैश तो खुद ही एक करंट एसेट ही है, हमारा डेटर्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, जिसको हम बहुत ही जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट्स। क्योंकि बिल्डिंग को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते इजीली, बिल्डिंग क्योंकि हम खरीदते हैं लंबे टाइम के लिए, मशीनरी को भी एकदम हम बेच नहीं सकते हैं। लास्ट है फिर आज का पॉइंट जो है वो ट्रांजिट पॉलिसी। अगर हमारा जो सामान है, हमारा जो गुड्स है, जो स्टॉक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, शिप से जा रहा है, हवाई जहाज से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, ट्रक से जा रहा है, किसी भी वे से जा रहा है, और उसका रास्ते में कुछ खराब हो जाता है जलने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो एक तरह से हम ट्रांजिट किस चीज़ को बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमने दुबई जाना है या सिंगापुर जाना है, लेकिन सिंगापुर के लिए क्या होता है, ट्रांजिट का मतलब होता है जब हम इंडिया से सिंगापुर जा रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक बीच की कंट्री में एक बार 2-3 घंटे का स्टे होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिट। तो ट्रांजिट पॉलिसी का मतलब होता है जब हमारा सामान कहीं किसी बीच के लोकेशन पे है, तो उसके लिए हम ट्रांजिट पॉलिसी लेते हैं कि ट्रांजिट में अगर हमारा स्टॉक अगर जल जाता है, लॉस हो जाता है, तो उस केस से हम लेते हैं ट्रांजिट पॉलिसी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फायर इंश्योरेंस हमने पढ़ा, फायर इंश्योरेंस का हमने नेचर हमने पढ़ा, एंड टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज हमने पढ़ा, जिसमें 10 पॉइंट्स थे। और ये बिलीव में सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने कराया, उसको ध्यान से पढ़ना, समझना, और कुछ मुझसे पूछ भी लेना डाउट हो तो। थैंक यू।